जिस देश की एक बड़ी आबादी यानी लगभग 80% लोगों की आय, मासिक आय बमुश्किल 4 अंकों में हो, उस देश में ओपीएस जैसी पेंशन प्रणाली को फिर से लागू करने की बात कितनी उचित और कितनी अनुचित है, आज ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि इसके पीछे बड़ी राजनीति, वोट की जो राजनीति इस देश में बेशर्मी से ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती है, उसका दुष्परिणाम है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसको लागू किया था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, यानी कि कानून बना था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। और इसको विधिवत लागू करने का जो काम किया था वो मनमोहन सरकार ने किया था, यानी कांग्रेस सरकार में इसको विधिवत जो है लागू किया गया। और आज वही कांग्रेस पार्टी जो है इस ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत कर रही है, और जहाँ भी इसकी सरकार बन रही है या बनने वाली है, वहाँ ये आश्वासन दे रही है कि ओपीएस स्कीम को लागू करेगी। और राजस्थान, हिमाचल जैसे राज्यों में इसने लागू करने की घोषणा भी कर दी है। और मैं एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा दूंगा आपको हिमाचल प्रदेश का। मैं एकदम से आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, आंकड़े आपको तमाम जगहों पे मिल जाएंगे। मैं तथ्यात्मक बात करूंगा। मोटा मोटा जो मैंने अध्ययन किया है, हिमाचल प्रदेश की जो कुल वार्षिक आय है, हिमाचल प्रदेश सरकार की, आई मीन टू से, जो सरकार की वार्षिक आय है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए हिमाचल में ईमानदारी से, जैसा कि कांग्रेस सरकार कहती है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिमाचल सरकार की कुल आय, कुल जीडीपी का 79%, लगभग 79% आय जो है इस ओल्ड पेंशन को चुकाने में ख़त्म हो जाएगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि ये ओपीएस जिसकी मांग जो है तमाम सरकारी संगठन कर रहे हैं, और कल इनका एक इसी को लेकर बड़ा आंदोलन है दिल्ली में, जो है रामलीला मैदान पे। और इसके बड़े सारे कई पदाधिकारी हैं जो मेरे व्यक्तिगत मित्रों की सूची में आते हैं। प्रायः मेरी उनसे चर्चा भी होती रहती है इसको लेके, और मैंने हमेशा इसका विरोध ही किया उनसे कि ये स्कीम असल में राष्ट्रहित में नहीं है। ये स्कीम ओल्ड पेंशन की अंग्रेज़ों द्वारा क्रिएट की गई थी, जो मुझे लगता है, क्योंकि अंग्रेज़ अपने आप को और अपने कर्मचारियों को वो श्रेष्ठ समझते थे, वो अलग रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की पेंशन स्कीम दी थी। तो कुल मिला के अगर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई तो यू कांट बिलीव कि देश के विकास कार्य कैसे होंगे। हिमाचल प्रदेश को आप एज ए एग्जांपल ले लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू कर दी गई तो उनकी आय का 79% तो इसी में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर वो अन्य देशवासियों के लिए क्या करेंगे जिनकी आबादी 80% है, जिनकी आय कुछ नहीं है, और फिर वो विकास के कार्य क्या करेंगे। तो कुल मिला के जो मेरा कहना है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू करने की बात करी जा रही है, कतई देश हित में नहीं है। इससे अर्थव्यवस्था पे बोझ पड़ेगा, और आम आदमी और सरकारी कर्मचारियों के बीच जो अमीरी गरीबी की खाई है वो और बढ़ती जाएगी। जो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये जो ओपीएस है ये कतई राष्ट्र हित में नहीं है, और यही बात केंद्र सरकार भी कह रही है, यही बात नीति आयोग भी कह रहा है, यही बात वित्त मंत्रालय भी कह रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि आंकड़े भी यही बात बता रहे हैं। ये ओपीएस लागू करने के बाद राज्य सरकारों पे और केंद्र सरकारों पे इतना वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा कि इन कर्मचारियों को पालने में ही सरकार का सारा धन खर्च हो जाएगा। तो फिर बाकी 80% लोग क्या करेंगे, इस देश का विकास कैसे होगा, सड़कें कैसे बनेंगी, नई नई योजनाएं कैसे लागू होंगी। तो मैं देश भर के सारे कर्मचारी बंधुओं से अपील करूंगा कि आप
अपने हक की बात करिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ हक की बात करिए। आप अपनी तुलना ज़रा एक किसान से करके देखिए कि एक किसान की आय कितनी है। वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी जो प्राथमिक आवश्यकता रोटी है, रोटी के बगैर जीवन नहीं चल सकता और बाकी सब चीज़ के बगैर जीवन चल सकता है। उस रोटी को पैदा करने वाले की आय कितनी है, आप अपनी आय से उसकी तुलना कर लीजिए, फिर आपको लगेगा कि क्या वास्तव में आप अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं या फिर आप बेजा हक मांग रहे हैं, या फिर बेजा आवाज़ है ये आपकी, या फिर लालच है, या आपकी ग्रीड है ये आपकी कि आप अधिक से अधिक खाना चाहते हैं, आप अधिक से अधिक पाना चाहते हैं और दूसरों की आपको कतई चिंता नहीं है कि देश के अन्य लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे, उनके हित के लिए क्या पैसा बचेगा सरकारों के पास कि उनके हित के बारे में सोचें। किसानों के, गरीबों के, मज़दूरों के जो सरकारी सेक्टर में नहीं हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस योजना से मैं कतई सहमत नहीं हूँ, योजना नहीं लागू होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक और बिंदु पे निश्चित रूप से अभी मैं एक चर्चा देख रहा था एबीपी पे। अब जो भी कुछ फ़ोटोज़ देख रहे हैं या देखे हैं या देखेंगे वो एबीपी न्यूज़ से मैंने ढेर सारी ली हैं और वो परिचर्चा बड़ी अच्छी लगी कि एबीपी पे जो है इस मुद्दे को उठाया गया, जो निश्चित रूप से एक आवश्यक मुद्दा था जो कि चर्चा में बना हुआ है। चूँकि जैसा कि मैंने बताया कि कल रामलीला मैदान पे भारी रैली होने वाली है, सरकारी कर्मचारी कार्य दिवस पे यानी कि अपने कार्यों को छोड़कर इस रैली में सम्मिलित होने वाले हैं। लाखों लाख लोगों के जुटने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं जो भी इस कर्मचारी संघ से जुड़े हुए नेता हैं। तो कुल मिला के सरकारों को निश्चित रूप से इस चर्चा में एक और विषय आया है, इस चर्चा में वो विषय आया, मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा और निश्चित रूप से उसमें भी सुधार होना चाहिए। सुधार ये कि आपको ये जान के आश्चर्य होगा इस देश में कि इस देश में जो सांसद विधायक हैं इनकी पेंशन माय गुडनेस अनबिलीवेबल। अभी हाल के दिनों तक यानी कि आम आदमी पार्टी के पंजाब में सरकार आने से पहले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तमाम राज्यों में कुछ इसी तरह की व्यवस्था है। वहाँ कोई व्यक्ति अगर विधायक होता था, एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, तो उसे हर बार की अलग अलग पेंशन मिलती थी। माय गुडनेस, यू कांट बिलीव, ये एक तरह की लूट थी। और इसमें एक एग्जांपल आया था कि पंजाब के एक विधायक को लगभग 6.5 लाख रुपए महीने से पेंशन मिलती है क्योंकि वो कई बार लगातार विधायक हुए थे। तो इस तरह की पेंशन योजना जो है आम आदमी पार्टी ने ख़त्म की पंजाब में, जो स्वागत योग्य कदम है। और कहीं भी किसी राज्य में अगर ऐसी योजना अभी भी है तो उसके तत्काल प्रभाव से ख़त्म किया जाना चाहिए। लेकिन एक योजना जो मेरी जानकारी में स्पष्ट रूप से है वो अभी भी है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार विधायक हो जाता है तो उसकी एक पेंशन, अगर वो विधान परिषद सदस्य हो जाता है तो उसकी दूसरी पेंशन, अगर वो राज्यसभा सदस्य हो जाता है तो उसकी तीसरी पेंशन, अगर वो संयोग से सांसद भी हो जाता है एक बार तो उसकी अलग पेंशन। यानी इस तरह से 4-4, 5-5 पेंशन लेने वाले अनेकों राजनेता इस देश में हैं। तो ये व्यवस्था भी ख़त्म होनी चाहिए। और एक दूसरा बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण उठा है इस परिचर्चा में, ये कांग्रेस की प्रवक्ता ने उठाया है कि, और जो प्रोग्राम के होस्ट हैं उन्होंने भी इस प्रश्न को उठाया है, संदीप चौधरी जी ने। संदीप चौधरी जी का ये प्रोग्राम आता है, बेहद खूबसूरत है। मुझे पहली बार लगा कि हाँ, नीतीश कुमार और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो आज यूट्यूब पे जाने को विवश हो गए हैं चैनलों को छोड़कर, उनको छोड़ के कोई रेगुलर चैनल्स पे भी बैठा हुआ है जो प्रश्न उठाता है, प्रश्न करता है, प्रश्न कर सकता है, प्रश्न करने का साहस करता है। दैट्स वाई मैं संदीप चौधरी का ये प्रोग्राम देखता हूँ और पसंद करता हूँ। तो उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जब सरकार 10 लाख से ज़्यादा, एग्जैक्ट आंकड़े में भूल रहा हूँ, लगभग 10.5 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाल सकती है सरकार,
और उस 10.5 लाख करोड़ के बट्टा खाते में डालने से देश की अर्थव्यवस्था पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पेंशन देने से कैसा दुष्प्रभाव? ये बड़ा ही वाजिब सवाल जो है संदीप चौधरी सर ने जो है उठाया है सरकार से। भाजपा के प्रवक्ता से पूछा तो उनके पास सही मायने में कोई इस प्रश्न का जवाब नहीं था, बस इधर उधर की बातें वो घुमाते रहे। लेकिन इस तरह के जो धन का लूट और बंदर बांट की जा रही है सरकारों द्वारा, वो बंदर बांट भी बंद होनी चाहिए। हर तरह की आर्थिक बंदर बांट बंद होनी चाहिए देश में। और देश के जो संसाधन है, देश की जो अर्थशक्ति है, उस पर सबका अधिकार है। और सबसे बड़ा अधिकार तो टैक्स पेयर का है। आप देखिए, इस देश में अगर देखा जाए तो 3 तरह के नागरिक हैं। एक वो जो टैक्स देते हैं, एक वो जो टैक्स से अपनी सैलरी लेते हैं, अपना पेट भरते हैं, या जिनका जीवन यापन टैक्स से होता है, उसके बदले उन्हें नियुक्त किया गया है समाज की सेवा के लिए। आप कह सकते हैं स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, कानून व्यवस्था हुई, अब जितनी तरह की सार्वजनिक सेवाएं हैं, क्षेत्र हैं, उनमें जो कर्मचारी हैं वो हमारे द्वारा यानी आम आदमी द्वारा, वो जो 80% लोग हैं उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से सैलरी पाते हैं। और दूसरा एक वर्ग है जो कह सकते हैं सरकार है, जो सरकार में है, वो इस टैक्स के पैसे को कैसे यूज करना है उसके लिए वो हैं। और आज आप स्थिति देखिए कि जो टैक्स पेयर है वो सबसे बुरी स्थिति में है। यानी जिसकी मेहनत की कमाई का पैसा है वो बेचारा सबसे परेशान है। न तो उसके लिए उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था इस देश में है,